पूना पैक्ट एक ऐसी साजिश जहां पर हुई थी बाबा साहब की राजनीतिक हार। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द। यह घटना 24 सितंबर सन 1932 की है, जहां पर बाबा साहब और गांधी के बीच में पूना पैक्ट का एक समझौता होता है, जो कि पूना के अंदर एयरवाला जेल है, उस जेल के अंदर यह समझौता होता है। लेकिन पूना पैक्ट के पहले हम जान लेते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज परिषद का इसमें क्या मुख्य रोल था, क्या मुख्य इसमें उसकी कड़ियां थी। तो सबसे पहले भारतीयों को उनके हक और अधिकार देने के लिए सभी वर्गों और जातियों के प्रतिनिधित्व को और उनके रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोगों को, समुदायों के लोगों को अंग्रेज जो लोग हैं वहां पर गोलमेज परिषद में आमंत्रण देते हैं। इसी बात को लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती मतलब कि एससी और एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बाबा साहब को बुलाया जाता है। बाबा साहब पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जहां पर तीनों गोलमेज परिषद में उपस्थित रहने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ये समय है 1930, 1931 और 1932 का। और ऐसे में जब बाबा साहब वहां पर जाते हैं और जब पूरे विषयों को लेकर के चर्चा होती कि भारत को हमें लोकतंत्र देना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत में जो है विभिन्न जातियां और विभिन्न धर्म है, लेकिन यह जो चीजें है ये भारत में लोकतंत्र को टिकने नहीं देगी। इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए भारत के सभी धर्मों के और सभी जाति के पंथों के लोगों को बुलाया जाता है। इस बात को लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित समुदाय की मतलब कि एससी एसटी समुदाय की जब बात रखते हैं और बाबा साहब कहते हैं कि मेरा जो समाज है यह व्यवस्था से परेशान समाज है। व्यवस्था ने इनके ऊपर जो गुलामी लादी हुई है, इस गुलामी के व्यतिरिक्त इनके ऊपर खुद के अधिकार नहीं, इनको चलने के अधिकार नहीं है, इनको सार्वजनिक जगहों पर खाना खाने का और पानी पीने का तक के हक और अधिकार नहीं है। और ऐसे में जो है मुझे भारत में आप जब आए हो तो मुझे आपसे यह बड़ी आशा और उम्मीद है कि आप जो है हमारे बारे में मतलब कि मेरे दलित समाज के बारे में, एससी एसटी वर्गों के बारे में आप कुछ सोचेंगे। और बाबा साहब की इन बातों को लेकर के वहां की जो गोलमेज परिषद है, वहां के सभी सदस्य बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि बाबा साहब दलितों और एससी एसटी लोगों की जब समस्या लोगों के बीच में रखते हैं, अंग्रेजों के बीच में रखते हैं और जब बताते हैं कि भारत में स्वतंत्रता ही एक समस्या नहीं है, तो भारत में एक ऐसी गुलामी भी है जो भारतीय लोगों के द्वारा ही उनके जो अछूत वर्ग है उनके ऊपर लादी गई गुलामी, और इस गुलामी का उपाय जो है वो कोई नहीं है। अगर आपसे हमें अगर आजादी मिल भी जाती है तो वह आजादी सिर्फ यहाँ के जो है कथाकथित वर्गों की होगी, सवर्ण लोगों की होगी। लेकिन अवर्ण जो लोग हैं, अछूत समाज जो है, इनके ऊपर इनकी जो गुलामी हमारे समाज के ऊपर लादी गई है, इस गुलामी से हमें पहले छुटकारा चाहिए। तो इस बात को जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहते हैं और भारत के लोगों की जो समस्या जब बाबा साहब बताते हैं, तो इस बात से तमाम अंग्रेज अधिकारी जो है प्रभावित हो जाते हैं। और इसी प्रभाव के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रखी हुई जो डिमांड्स है उनको पूरा कर दिया जाता है। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जातीय न्याय निवाड़ा के अंतर्गत कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया जाता है, जहां पर दलित समुदाय के साथ में 11 सभी वर्गों के लिए, 11 दलितों के साथ में 11 अलग समूहों के लिए पृथक निर्वाचन का जो अधिकार है वो रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा दिया जाता है। और इसी बात को लेकर के भारतीय लोगों में जो है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सोच आ जाती है कि अभी इनसे जो है अछूतों को अधिकार मिलेंगे, इनसे जो है अल्पसंख्यक लोगों को अधिकार मिलेंगे, और उससे जो है भारतीय लोगों का मतलब भारतीय वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोगों का जो है वो अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा, धोखे में आ जाएगा। इसी बात को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के अथक संघर्षों और प्रयासों के कारण तमाम एससी और एसटी वर्ग को मतलब कि बहुजन समाज के जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्ग को कम्युनल अवार्ड, 2 वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट और प्रौढ़ मताधिकार, सार्वत्रिक प्रौढ़ मताधिकार, ऐसे 4 बड़े हथियार जो है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत बड़े हथियार माने जाते हैं, ये बाबा साहब के अथक प्रयासों से मिल जाते हैं। लेकिन इस बात का विरोध जो है
कांग्रेस के लोग और स्पेशली गांधी जी करते हैं। और इस बात को लेकर के जब गांधी जी को पता चलता है कि कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों के द्वारा दलितों को मिल गया है और बाकी वर्गों को मिल गया है, तो बाकी वर्गों के खिलाफ में नहीं लेकिन दलितों के खिलाफ में और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा प्रयासों के द्वारा मिले हुए अधिकारों के विरोध में पूना के एरवदा जेल में गांधी जी जो है वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद में ये जो पूरा मामला है ये सामने आता है। तो साथियों, ये मामला ये होता है कि 20 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक गांधी जी अनशन करते हैं और इसी अनशन के कारण जो है गांधी जी की जो है तबीयत बहुत खराब रहती है, खराब होती है। इसी के चलते बाबा साहब के ऊपर तमाम मनुवादी और कांग्रेस के लोग जो है वो प्रेशर बनाते हैं और इसी प्रेशर को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब को जो है राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय इनके द्वारा बाबा साहब को कन्वेंस किया जाता है और बाबा साहब को बोला जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि बाबा साहब अगर आपने पूना पैक्ट को लेकर के समझौता नहीं किया तो गांधी जी जो है वह अपना प्राण त्याग देंगे और उसके वजह से जो है देश में और सांप्रदायिकता बढ़ सकती है, देश में दंगे हो सकते हैं। बाबा साहब इस बात को लेकर के बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, तब जाकर के बाबा साहब उस पूना पैक्ट के ऊपर सिग्नेचर करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड में क्या अंतर है। तो पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड में ये सबसे बड़ा अंतर ये है कि जहां पर दलितों को 2 वोट का अधिकार मिलता है, मतलब कि जनरल सामान्य वर्ग के अगर चुनाव होंगे तो उनको वोट देने का अधिकार वो दलितों का होगा। अगर दलितों का कोई अपना व्यक्ति जब किसी चुनाव में खड़ा होता है तो उसको वोट देने का अधिकार सिर्फ दलितों के ही पास में होगा। तो इस बात का कड़ा विरोध कांग्रेस और गांधी जी करते हैं। उसके बाद में जो है पूना पैक्ट के इस करार को लेकर के जब समझौता होता है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अंग्रेजों के द्वारा मिला हुआ सेफरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल अवार्ड, सार्वत्रिक प्रौढ़ मताधिकार और 2 वोट का जो अधिकार है यह त्यागने की बात आती है। बाबा साहब बहुत ही सोच विचार करके अपने दिल के ऊपर पत्थर रख करके इस बात का निर्णय लेते हैं और इस बात को संज्ञान लेते हुए वो जो है पूना पैक्ट के ऊपर सिग्नेचर करते हैं। इतिहास में इस बात को बाबा साहब और गांधी के बीच में पूना पैक्ट और पूना करार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अगर इस पूना पैक्ट के ऊपर सिग्नेचर नहीं करते, हस्ताक्षर नहीं करते, तो शायद गांधी जी दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाते। जी हाँ साथियों, सही सुन रहे हैं आप, दूसरे दिन का गांधी जी जो है सूरज नहीं देख पाते। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर क्यों मजबूर थे? क्या वो वजह थी जिसके वजह से बाबा साहब अंबेडकर को पूना पैक्ट पर मजबूरन सिग्नेचर करनी पड़ी? तो साथियों आइए जानते हैं क्या थी वो बात। वो बात ये थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जब अंग्रेजों के द्वारा ये सारी चीजें मिल गई, उनके हक और अधिकार मिल गए जो कि बहुजन समाज के मतलब कि दलित, SC ST लोगों को जो है उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनको बाकी समाज में जैसे स्टेटस मिलेगा, समाज में एक दर्जा मिलेगा और बाकी लोगों के साथ में जीने के जो हक और अधिकार है वो इक्वल रहेंगे। तो ये बात से बाबा साहब को बहुत खुशी होती है। लेकिन इस बात को लेकर के गांधी और कांग्रेस के बीच में बड़ी हलचल मच जाती है। वो सोचते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जो है अपने दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने यह लड़ाई भी जीत ली है, जो कि इस लड़ाई को हमारा कड़ा विरोध था। इस बात को लेकर के रैमजे मैकडोनाल्ड को गांधी जी पत्र भी लिखते हैं कि आपने ये जो फैसला दिया है ये हिंदुत्व को मतलब हिंदू समाज व्यवस्था को तोड़ने का फैसला है। लेकिन वहां रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रहते हैं, वो इस बात को बड़े ही सहजता से गांधी जी को समझाते हैं और वो कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरीके की समस्या हमें बताई और उस समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमने जो ये कम्युनल अवार्ड घोषित किया है ये दलितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये देने से आप हमें नहीं रोक सकते। इस बात को लेकर के गांधी जी सोच में पड़ जाते हैं और तब गांधी और पूरी कांग्रेस यह प्लान बनाती है कि इस चीज को कैसे रोका जाए, बाबा साहब के द्वारा समाज को हक और अधिकार मिल रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। तो बाबा साहब को बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज यह होती है कि बाबा साहब को इन लोगों का तमाम मनुवादी व्यवस्था का विरोध झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, तो बाबा साहब को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन बाबा साहब यहां तक डरते नहीं है क्योंकि बाबा साहब बड़ी ही मेहनत मशक्कत करके और बड़ी ही शालीनता से, बड़े ही संघर्षपूर्ण तरीके से जो है यह हक और अधिकार, ये जो जंग है लंदन में गोलमेज परिषद में जाकर के वो जीत कर आते हैं। लेकिन बाबा साहब विचलित तब होते हैं जब बाबा साहब को धमकी भरे पत्र मिलते हैं कि अंबेडकर, तुमने ये जो अधिकार जो अपने समाज के लिए लाए हो, यह अधिकार
ये इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए अगर तुम्हारा समाज ही जीवित नहीं रहेगा तो तुम ये अधिकारों को लेकर के क्या करोगे। बाबा साहब इस बात को लेकर के बड़े ही सोच विचार में पड़ जाते हैं। बाबा साहब सोचते हैं कि अगर सही में मेरे समाज के लिए मैंने इतना संघर्ष किया हूं, अगर ये समाज इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए रहेगा ही नहीं तो मैं इन अधिकारों का क्या करूंगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर मजबूरन पूना पैक्ट पर सिग्नेचर करते हैं और जिसके वजह से बाबा साहब इस फैसले से बहुत ही नाराज रहते हैं। इस फैसले से बाबा साहब नाखुश रहते हैं। इस फैसले के दौरान पूना पैक्ट और बाबा साहब ने जो कम्युनल अवार्ड लाया था, इसमें यह डिफरेंस है कि जहां पर कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत 71 सीटें जो थी बाबा साहब को पृथक निर्वाचन मंडल के लिए मिलने वाली थी, उन 71 सीटों को बाबा साहब को छोड़ना था और इन छोड़ने के बाद में 147 सीटें जो थी आरक्षित की जाती थी, जहां पर केंद्रीय निर्वाचन मंडल और प्रांतिक निर्वाचन मंडल में दलित समुदाय, SC ST समुदाय को लेकर के 147 सीटों का आवंटन किया जाता है। साथ में वहां पर यह भी चीजें डिसाइड होती है कि किसी भी राज्य में जहां पर कि दलित समुदाय जो है उनको शिक्षा में और नौकरियों में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसके वजह से उनके समाज का प्रतिनिधित्व जो है दिखाने के लिए कोई भी जो है समस्या बीच में नहीं आनी चाहिए और उनके साथ में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों ये तो ऊपर की बातें थी, उनका सही जो मायना था बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने इतना बड़ा कम्युनल अवार्ड लाया था उसको रोकने का काम था। अब कम्युनल अवार्ड का क्या फायदा था, मैं आपको बड़ी ही सरलता से समझाना चाहता हूं। जहां पर रियल रिप्रेजेंटेशन समाज का हो जाना चाहिए था, अगर कम्युनल अवार्ड मिलता तो समाज के जो ओरिजिनल प्रतिनिधि है जो कि संसद में जाते या फिर राज्यों की विधान पालिकाओं में जाते, विधान मंडलों में जाते, तो समाज में हो रहे अन्याय अत्याचारों के रोकने के लिए उनके खिलाफ में आवाज करते। आज भारत की स्थिति जो है, जब से 1932 से लेकर के आज का अगर हम इतिहास देखते हैं तो अभी तक के जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी सांसद चुन के जाते हैं, विधायक चुन के जाते हैं और दलित समुदाय के ऊपर जब कोई अन्याय अत्याचार होता है तो वो बुद्ध बने खड़े रहते हैं। मतलब कि वो तुम्हारे नुमाइंदे ना होकर वो उन राजनीतिक दलों के नुमाइंदे होते हैं, जहां पर वो अपने समाज की बात तो करते नहीं, साथ ही उन पक्षों की, उन दलों की जो हुजूरी करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक्स तो पूना पैक्ट का ये था। और इसके बाद में पहले से दूसरी चीज ये थी कि जो व्यक्ति अगर तुम्हारे हक और अधिकार के खिलाफ में अगर आवाज नहीं उठा पा रहा है या फिर तुम्हारे हक और अधिकारों की बाजू नहीं रख पा रहा है, वो तुम्हारा कैसा प्रतिनिधित्व कर सकता है। और इसी बात को लेकर के उनको यह डर था कि अगर दलित समुदाय के, अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ओरिजिनल प्रतिनिधि, असली प्रतिनिधि अगर संसद में जाएंगे, विधान पालिका में जाएंगे, विधान मंडलों में जाएंगे, तो देश में जो इनकी स्थिति है उनको सुधारने का काफी प्रयास करेंगे। और इसी बात को लेकर के उन्होंने जो है ये जो साजिश रची, जिसके वजह से बाबा साहब को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी और इसके साथ ही बाबा साहब को मजबूरन पूना पैक्ट के ऊपर सिग्नेचर करनी पड़ी। 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने बुक में लिखते हैं स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज में कि मेरे साथ में जो 1932 में जो समझौता हुआ, जिससे पूना पैक्ट के नाम से इतिहास में जाना जाता है, इस इतिहास ने और तमाम कांग्रेस और गांधी के लोगों ने मुझे साजिश के द्वारा फंसाया गया, जिसके वजह से मेरे समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म करने की साजिश जो थी गांधी और कांग्रेस के लोगों की थी। और इस बात का मैं हमेशा धिक्कार करूंगा। और इसी बात को लेकर के बाबा साहब की जो है इतिहास में राजनीतिक हार हुई, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों का ऐसा कहना भी है। साथियों, अब बात करते हैं कि पूना पैक्ट से तमाम भारत के SC ST लोगों के ऊपर क्या परिणाम पड़ा। तो सबसे पहले कि जो ओरिजिनल लोग, मतलब कि दलित समाज का अगर कोई ओरिजिनल प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व करने के लिए जो जाता है, उसको तो उस चीज से वंचित रखा जाएगा। ये जो अगर इसके बाद में भी पूना पैक्ट से जीत करके जो व्यक्ति आता है, जिन आरक्षित जगहों से वो चुन करके जाता है, वो अपने समाज की बात वहां नहीं करेगा, वो सिर्फ उन पार्टियों की बात करेगा, उन लोगों की बात करेगा जिनके द्वारा उसको चुना गया। दूसरा कि जो दलित समुदाय के लोग जितने भी अभी तक के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में बात करते थे, उनको बोलने के लिए वहां पर एक बैरिकेड्स लगाया गया, जिसके वजह से उनकी आवाज कहीं ना कहीं दबाई गई। वास्तविकता में दलित समुदाय के जो रियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको हराने के बाद में जो कि हिंदू संगठनों के जो
दलित लोग हैं उनको जिताने की पूरी कोशिश की जाती है, जो कि नाम के तो दलित है लेकिन काम मनुवादी व्यवस्था का करते हैं, काम उन लोगों का करते हैं जो उनको डायरेक्शन देती है, जो उनको दिशा निर्देश देती है। हिंदू समाज से दलित समाजों का जो पृथक्करण होना चाहिए था, जिससे कि रियल रिप्रेजेंटेशन होता, उसके बाद में भारत में जो व्यवस्था बनी थी, अगर वहां पर कम्युनल अवार्ड घोषित हो जाता तो दलितों और आदिवासियों की स्थिति जो है बहुत दिशा में आज देश में परिवर्तन रहती। लेकिन इस बात को लेकर के पूना पैक्ट का जो परिणाम ये आया कि भारत में अभी भी जो है दलित और आदिवासियों की स्थिति जो है, उनके संसद में प्रतिनिधि और विधान मंडलों में प्रतिनिधि होने के बावजूद भी उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिसके वजह से भेजे गए प्रतिनिधि जो है, जो कि नाम मात्र है, वो कहीं इसके ऊपर विषय पर बात नहीं करते हैं, उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की बात नहीं करते हैं और वो चुप रहते हैं। उसका एक परिणाम यह भी हुआ कि जो भारत में SC ST दलितों और आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक, राजकीय और धार्मिक जो आंदोलन था, जिसको कहीं ना कहीं गति मिल रही थी, उसको खत्म करने का काम ये पूना पैक्ट के माध्यम से हुआ। जब पूना पैक्ट इस देश में हुआ 1932 में जब होता है, तो बाबा साहब के आंदोलन को कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, जहां पर थोड़ा सा आंदोलन रुक जाता है। लेकिन उसके बाद में जब बाबा साहब इस देश को बहुमूल्य संविधान देते हैं और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाकर रखते हैं, तो उसके साथ ही बाबा साहब इस देश में एक समानता, समता, स्वतंत्र, न्याय, बंधुता को लेकर के एक संविधान देते हैं, जिसके माध्यम से तमाम SC ST OBC को उनके अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जहां पर संविधान में सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए उनके सेपरेट अधिकार जो है बाबा साहब वहां पर दे पाते हैं। हालांकि हम ये नहीं बोल सकते कि बाबा साहब कभी जिंदगी में वो हारे थे, हाँ, लेकिन उनकी राजनीतिक हार इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पर भी उन्होंने अपने समाज का जो हित है उसको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने पूना पैक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं हस्ताक्षर किए थे, ये हम जरूर बोल सकते हैं। बाबा साहब अपने भाषण में लिखते हैं कि 15 मार्च 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से संविधान सभा का एक लंबा ज्ञापन सौंपा था, जिसे भारत के भावी संविधान का प्रारूप तैयार करना था। अनुसूचित जातियों के अधिकारों की मांग करने वाला यह ज्ञापन अत्यंत विस्तृत रूप से बाबा साहब के द्वारा लिखा गया था। बाबा साहब कहते हैं कि पूना पैक्ट का उद्देश्य ऐसी प्रणाली विकसित करना था जिसके द्वारा अनुसूचित जातियां विधायिका में अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को पहुंचा सके। इस उद्देश्य को पूरी तरह से विफल किया गया, जैसा कि निम्न श्रृंखला के आंकड़ों पर यह स्पष्ट होता है। मतलब कि जो रियल रिप्रेजेंट करना था, जो समाज का असली चेहरा जो थे, जो समाज की समस्याओं को विधान मंडलों में रख पाते थे, उन लोगों को हराने का जो षड्यंत्र है, ये पूना पैक्ट है। बाबा साहब सीधी सीधी भाषा में यह बात कह रहे हैं। पूना पैक्ट को लेकर के मान्यवर कांशीराम साहब भी अपनी एक किताब जिसका नाम है चमचा युग में बहुत सी बातें लिखकर कह गए हैं कि चमचा युग 1932 से ही प्रारंभ हुआ, जहां पर दलितों के और आदिवासियों के रिप्रेजेंटेशन को, मतलब कि प्रतिनिधित्व को खत्म करने के लिए जो साजिश की गई थी, उसका नाम ही पूना पैक्ट था। और इस साजिश के बाद से भारत में जो है तमाम चमचे पैदा हुए। चमचे और दलाल वो लोग हैं जो कि समाज के रिप्रेजेंटेशन को, मतलब समाज के असली प्रतिनिधि वह होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन जब असली बात संसद में इसके खिलाफ, जब समाज के हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं चुप रहते हैं। वो अपने पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं, जहां पर उनके पार्टी के जो मुखिया है, जो जैसा उनको कहते हैं वो उनके अनुसार काम करने का काम करते हैं, उन पार्टियों की, उन दलों की वो जी हुजूरी करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मान्यवर कांशीराम साहब जो है चमचा कहते हैं। और इसी समय से लेकर के मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी किताब लिख डाली जिसका नाम है चमचा युग। उन्होंने इस बात को लेकर के, मतलब पूना पैक्ट को लेकर के बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जहां पर कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को मजबूर कर दिया था, उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना इतनी गहरी कर दी थी ताकि बाबा साहब को मजबूरन उस बात को लेकर के पूना पैक्ट के ऊपर सिग्नेचर करना पड़ा। मान्यवर कांशीराम साहब अपने पुस्तक में यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि चमचा युग कब तक रहेगा। उसके जवाब में मान्यवर कांशीराम साहब लिखते हैं कि हमारे सामने यह दूसरा प्रश्न है न कि सिर्फ उत्तर देना है, बल्कि जिससे हमें जूझना भी है। सर्वप्रथम तो हमको यह समझना है कि 50 वर्षों में विभिन्न प्रकार के चमचे कैसे विकसित हो गए। आज भारत पर प्रशासन कर रहे उच्च जातियों हिंदुओं को चमचे पैदा करने की जरूरत तभी महसूस हुई जब उनके सामने दलित वर्गों के सच्चे और वास्तविक नेतृत्व को उभरने का खतरा उनके सामने दिखाई दिया।
आज जब दलित शोषित जातियों का कोई सच्चा नेतृत्व नहीं है तो चमचों की मांग घट रही है। किसी भी सूरत में चमचों की आज पहले जैसी पूछताछ नहीं है, किंतु बामसेफ और डीएस-4 के रूप में सच्चे और वास्तविक नेतृत्व के उभरने के साथ ही चमचे पुनः महत्व पा सकते हैं। ऐसी स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बीच में संघर्ष बना रहेगा। मेरे अनुमान से चमचा युग के सुनिश्चित एवं पूर्ण अंत करने के लिए 10 वर्ष से अधिक का समय नहीं लगेगा। तो साथियों, आपने सुना कि मान्यवर कांसीराम साहब जी ने यह कहा कि ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष आपको पूरे हैं कि आप इन चमचों को खत्म कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लोगों को जो है, हिंदू जाति के लोगों को चमचों की जरूरत तब पड़ती है जब किसी दलित समाज का या फिर किसी आदिवासी समाज का सच्चा प्रतिनिधि, मतलब जो कि उनके हक और अधिकारों की बात करता है, उनके हक और अधिकारों के साथ में लड़ने की बात करता है, उसको खत्म करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए उनको चमचों की जरूरत पड़ती है। आज जैसे कि मतलब बाबा साहब ने जो चीजें हमारे देश को दी गई थी और वो चीजें संविधान लागू होने के बाद में खत्म हो गई थी, लेकिन जब मान्यवर कांसीराम साहब का आंदोलन चलता है, डीएस-4 बनती है, बीएस बहुजन समाज पार्टी बनती है और बामसेफ बनती है, इसके बाद में ही आप देखोगे कि चमचों की जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, चमचों की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। मान्यवर कांसीराम साहब एक बात कहते हैं कि चमचों को अगर खत्म करना है तो चमचा जिसके हाथ में है उस हाथ के ऊपर प्रहार करना जरूरी है। उस हाथ के ऊपर अगर आप बार बार प्रहार करोगे, उस हाथ के ऊपर अगर आप बार बार वार करोगे तो वो चमचा उस हाथ से जरूर गिरेगा और चमचा जो है आपके ऊपर वार करने के काबिल नहीं रहेगा। मतलब कि जहां से चमचे निर्माण होते हैं उन चीजों को पहचानना जरूरी है, उन चीजों को समझना जरूरी है और चमचों को खत्म करने के लिए वो जो चीज है वो आपको कहीं ना कहीं उस संघर्ष करनी पड़ेगी और संघर्ष करने के लिए आपके पास में पूरे से पूरे 10 साल का समय अधिक है। इस 10 साल में सामाजिक व्यवस्था आपको ऐसी बनानी है, ऐसे वैचारिक आंदोलन और क्रांति को समाज में उन लोगों तक के पहुंचाना है, उन बहुजनों तक के पहुंचाना है, ताकि जो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आपके लिए बहुत वो आपके काम में आ सके। और इसी बात को लेकर के कांसीराम साहब जी कहते हैं कि राजनीतिक अगर बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना लानी है तो सामाजिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं और सामाजिक आंदोलन को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा। और इसी बात को लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब जी ने जो है 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ था अपनी पुस्तक में इस पुस्तक को लेकर के बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पूना पैक्ट के ऊपर के आपकी क्या राय है? गांधी और बाबा साहब के बीच में जो तान और तनाव और जो संघर्ष हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और मान्यवर कांसीराम साहब जी ने जो चमचा युग में जो सारे विचार प्रकट किए उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।